नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज जमीन घोटाले के केस में फंसे कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की कुर्सी थोड़ी देर के लिए खतरे में पड़ गई। कर्नाटक हाईकोर्ट ने सिद्धारमैया के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी दे दी, लेकिन सिद्धारमैया ने साफ साफ कह दिया है कि वो सिंगल बेंच के फैसले को डबल बेंच में चुनौती देंगे। जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन इस्तीफा नहीं देंगे। असल में सिद्धारमैया के खिलाफ जमीन घोटाले के केस में गवर्नर ने मुकदमा चलाने की जो परमिशन दी थी, उसे मुख्यमंत्री ने कोर्ट में चैलेंज किया और आज हाईकोर्ट ने सिद्धारमैया की पिटीशन को खारिज कर दिया, गवर्नर के फैसले को सही बताया। अब नैतिकता के आधार पर सिद्धारमैया से इस्तीफे की मांग की जा रही है, लेकिन सिद्धारमैया का कहना है कि जब कोई घोटाला हुआ ही नहीं, जब उन्होंने कोई गलत काम किया ही नहीं, तो वो इस्तीफा क्यों दें। मुख्यमंत्री का आरोप है यह सब सरकार गिराने की साजिश है, इसके पीछे बीजेपी का हाथ है, इसलिए वो किसी कीमत पर इस्तीफा नहीं देंगे, बीजेपी से लड़ेंगे। लेकिन बीजेपी के नेताओं का तर्क है जमीन मुख्यमंत्री के वाइफ को मिली, शिकायत करने वाला इंडिपेंडेंट पर्सन है, चीफ मिनिस्टर के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी गवर्नर ने दी, गवर्नर के फैसले को सही हाईकोर्ट ने बताया, इससे बीजेपी का क्या लेना देना। प्रहलाद जोशी और राजीव चंद्रशेखर जैसे बीजेपी के नेताओं ने कहा कांग्रेस को 5 साल के लिए मैंडेट मिला है, इसलिए 5 साल कांग्रेस की सरकार रहे, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कांग्रेस की सरकार कौन चलाए इसका फैसला भी कांग्रेस ही करे। लेकिन सिद्धारमैया को लेकर बीजेपी का आरोप है कि वो घेरे में हैं, उन पर करप्शन के इल्जाम हैं, उन्हें कोर्ट से राहत नहीं मिली है, इसलिए उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन कर्नाटक की राजनीति में असली सवाल यह नहीं है कि बीजेपी क्या कह रही है, असली बात तो यह है कि अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार क्या चाहते हैं, अब वो क्या करेंगे। हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी कांग्रेस की टॉप लीडरशिप खामोश क्यों है। अगर सिद्धारमैया को हटाया गया तो क्या बगावत हो जाएगी, और इस पूरे मामले की डिटेल क्या है जिसके चक्कर में सिद्धारमैया की कुर्सी खतरे में पड़ गई, इन सारी बातों के जवाब आपको मिलेंगे आज की बात में। लेकिन पहले आपको यह बता देता हूं कि आज जमीन घोटाले के केस में हाई कोर्ट ने क्या कहा। कर्नाटक हाई कोर्ट में जस्टिस एम नागप्रसन्ना की सिंगल बेंच ने आज मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पिटीशन को खारिज कर दिया। गवर्नर थावरचंद गहलोत के आदेश को बरकरार रखा। इसका मतलब यह है कि मैसूरू अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी MUDA के लैंड स्कैम में सिद्धारमैया पर अब मुकदमा चलेगा, उनके खिलाफ FIR दर्ज होगी, आरोपों की जांच की जाएगी। जस्टिस नागप्रसन्ना ने अपने आदेश में कहा इस मामले में जो फैक्ट सामने आए हैं और जो आरोप मुख्यमंत्री के परिवार पर लगे हैं, उन सब की जांच तो की जानी चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री के खिलाफ केस चलाने की इजाजत देना राज्यपाल का अधिकार है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। असल में 16 अगस्त को कर्नाटक के गवर्नर थावरचंद गहलोत ने मुख्यमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों में केस चलाने की इजाजत दी थी, लेकिन 19 अगस्त को सिद्धारमैया ने गवर्नर के आदेश को गैर कानूनी बताया, असंवैधानिक बताया और हाई कोर्ट में चुनौती दी। लेकिन आज कोर्ट ने सिद्धारमैया की याचिका को खारिज कर दिया। जैसे ही अदालत का फैसला आया, कर्नाटक की राजनीति में तूफान मच गया। बीजेपी ने सिद्धारमैया के इस्तीफे की मांग कर दी। मुख्यमंत्री ने भी तुरंत अपने घर पर सीनियर वकीलों को बुलाया। कई मंत्री सिद्धारमैया से मिलने उनके घर पहुंचे। सबसे चर्चा के बाद सिद्धारमैया ने कहा उन पर लगे आरोप झूठे हैं, बेबुनियाद हैं, इसलिए वो इस्तीफा नहीं देंगे। पार्टी हाईकमान और कर्नाटक कांग्रेस उनके साथ है, इसलिए वो डरेंगे नहीं। सिद्धारमैया ने कहा कि वो हाईकोर्ट का पूरा फैसला पढ़ने के बाद अपनी रणनीति का ऐलान करेंगे और इसके बाद सिद्धारमैया ने पॉलिटिकल बात कही। उन्होंने कहा यह सब बीजेपी और जनता दल सेक्युलर की साजिश है। बीजेपी उनकी सरकार गिराने की कोशिश में लगी हुई है, लेकिन इस बार बीजेपी कामयाब नहीं होगी क्योंकि कर्नाटक की जनता उनके साथ है। सिद्धारमैया ने कहा कि करप्शन पर बीजेपी के डबल स्टैंडर्ड हैं। HD कुमारस्वामी बेल पर हैं, इसके बावजूद उन्हें केंद्र सरकार में मंत्री बनाया गया। बीजेपी पहले HD कुमारस्वामी को मोदी सरकार से बाहर करे, इसके बाद
उनसे इस्तीफा मांगे। After go through the judgment, पूरे फैसले को पढ़ने के बाद मैंने कानून के विशेषज्ञों से चर्चा की, कैबिनेट के साथियों, पार्टी और हाईकमान से बात की। इस मामले में क्या कानूनी एक्शन लिया जाएगा, यह आपको जल्द बताएंगे। बीजेपी पैसे और ऑपरेशन कमल के जरिए हमारी सरकार को हटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे। मैं बीजेपी और जेडीएस की साजिशों से डरने वाला नहीं हूं, क्योंकि कर्नाटक के लोग हमारी पार्टी, हमारी सरकार और मेरे साथ हैं। जो भी बेकार की कोशिश उन लोगों ने हमारी सरकार को हटाने की है, उन्हें मैं कहना चाहता हूं, यह संभव नहीं है। लेकिन केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, इस मामले में बीजेपी का कोई रोल नहीं है। सिद्धारमैया करप्शन के केस को सियासी रंग देकर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रहलाद जोशी ने कहा कि कर्नाटक की जनता ने बीजेपी को विपक्ष में बैठने का मैंडेट दिया है, इसलिए बीजेपी का सरकार बनाने का कोई इरादा नहीं है। कांग्रेस जिसे चाहे मुख्यमंत्री बना दे, लेकिन सिद्धारमैया को इस्तीफा देना होगा। कांग्रेस पार्टी का जो नैतिकता का बारे में बोलते हैं ना, इस नैतिकता के बारे में कांग्रेस पार्टी के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ है। सिद्धरामैया के बारे में भी, जो सिद्धरामैया बोलते थे मैं क्लीन हूं, और गवर्नर साहब का जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी क्वेश्चन किया था और माइंड अप्लाई नहीं किया है बोला था, ये सब हाईकोर्ट ने अप्रूवल दे दिया है। नाउ इट इज ए क्वेश्चन ऑफ एथिक्स एंड मॉरलिटी। इसके लिए सिद्धरामैया को तुरंत रिजाइन करना चाहिए। और मैं ये भी स्पष्ट करना चाहता हूँ, कांग्रेस और किसी को नेता बना के मुख्यमंत्री बना सकते हैं, बीजेपी इसमें कोई भी इस मामले में पड़ेंगे नहीं। हम अपोजिशन में बैठेंगे, लेट देम कंटिन्यू इन पावर, वो पावर में कंटिन्यू कर सकते हैं। सिद्धारमैया ने एचडी कुमारस्वामी पर भी निशाना साधा था, इसलिए कुमारस्वामी ने भी जवाब दिया। उन्होंने कहा, उन पर जब आरोप लगे थे उस वक्त वो मुख्यमंत्री नहीं थे, फिर भी अगर सिद्धारमैया अपने बचाव में उनके नाम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये उनको मुबारक। कुमारस्वामी ने कहा कि इस्तीफा देना है या नहीं, ये फैसला मुख्यमंत्री को खुद करना है, बाकी सब जनता की अदालत में तय होगा। ನನ್ನಿಂದ ತೀರ್ಮಾನಗಳಾಗದೇ ಇದ್ದರೂ ನನ್ನನ್ನು ಆರೋಪಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಏನೇನೋ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। मुख्यमंत्री रहते हुए मेरे साथ कोई विवाद नहीं जुड़ा, फिर भी मुझे कटघरे में खड़ा किया गया। सिद्धरामैया के इस्तीफे के बारे में बाद में बोलूंगा, लेकिन मैंने पदयात्रा के जरिए लोगों को जागरूक करने की कोशिश की। मैंने पहले भी उनका इस्तीफा नहीं मांगा था, अब भी नहीं मांगूंगा। मैंने जो बातें सामने रखी हैं उस पर अब लोग फैसला करेंगे। संविधान और कानून सबकी रक्षा के लिए है, लेकिन अगर आप कोई गैर कानूनी काम करते हैं तो इस तरह का फैसला आएगा। अगर आप कानून का पालन करते हैं तो आप कहीं भी अपील कर सकते हैं। देखते हैं इस मामले में आखिरी फैसला क्या होगा। अब देखिए, ये बात तो तय है कि कानूनी और राजनीतिक तौर पर सिद्धारमैया की मुश्किलें आज के हाईकोर्ट के फैसले के बाद बढ़ गई हैं। सिद्धारमैया के ऊपर पार्टी के अंदर से भी प्रेशर है, विपक्ष भी दबाव बना रहा है, लेकिन सिद्धारमैया अड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। जिस जमीन की बात हो रही है वो जमीन तो उन्होंने वापस कर दी थी। लेकिन इस पूरे मामले की बैकग्राउंड तो समझ लेते हैं। असल में जिस जमीन को लेकर घोटाले का इल्जाम लग रहा है वो करीब 3.5 एकड़ जमीन सिद्धारमैया के ब्रदर इन लॉ ने 2010 में उस वक्त खरीदी थी जब सिद्धारमैया कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। इस जमीन को सिद्धारमैया के ब्रदर इन लॉ ने अपनी बहन यानी सिद्धारमैया की वाइफ पार्वती को गिफ्ट कर दिया। मैसूरू अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस जमीन को एक्वायर किए बिना यहां देवनूर स्टेज 3 लेआउट को डेवलप कर दिया। जब कर्नाटक में बसवराज बोम्मई की बीजेपी सरकार थी, उस वक्त 2022 में इसी जमीन के बदले सिद्धारमैया के वाइफ ने साउथ मैसूरू के पॉश इलाके में अलग अलग प्लॉट्स के रूप में 38,283 स्क्वायर मीटर जमीन ले ली। अब सिद्धारमैया पर आरोप है कि गांव की जमीन के बदले उन्होंने मैसूर के पॉश इलाके में कई गुना महंगी जमीन ले ली। सिद्धारमैया पर पारिवारिक संपत्ति के डॉक्यूमेंट्स में जालसाजी का भी आरोप है। सिद्धारमैया पर यह आरोप भी है कि जब वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त भी उनके ब्रदर इन लॉ ने 3.5 एकड़ जमीन गैर कानूनी तरीके से खरीदी थी। हालांकि जब यह विवाद बढ़ा तो सिद्धारमैया ने जमीन सरकार को वापस कर दी, लेकिन मामला कोर्ट तक पहुंच गया
और आज हाई कोर्ट ने भी सिद्धारमैया के खिलाफ फैसला सुना दिया। इसलिए बीजेपी प्रोएक्टिव है, उनका इस्तीफा मांग रही है, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि डीके शिव कुमार भी चाहते हैं कि सिद्धारमैया इस्तीफा दें और इससे डीके शिव कुमार के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन डीके शिव कुमार फिलहाल इस मामले से खुद को दूर रखना चाहते हैं। इसलिए आज हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद डीके शिव कुमार सबसे पहले सिद्धारमैया से मिलने पहुंचे और फिर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पर जो आरोप लगे हैं वो झूठे हैं, सिद्धारमैया कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, इस्तीफा नहीं देंगे। There is no question. My chief minister has not done anything wrong. कोई सवाल ही नहीं उठता। मेरे मुख्यमंत्री ने कुछ भी गलत नहीं किया है। वो किसी घोटाले में शामिल नहीं है। ये हमारे और देश के सभी विपक्षी नेताओं के खिलाफ बीजेपी की राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। इसलिए जब मेरे मुख्यमंत्री ने कुछ गलत नहीं किया, बीजेपी उन्हें परेशान करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में हम उनके साथ हैं। वो देश, पार्टी और राज्य के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे सारे नेताओं के साथ बड़ी साजिश हो रही है। मैंने भी ऐसी ही साजिश का सामना किया। क्या मैं इससे साफ होकर बाहर नहीं आया? मेरे ऊपर लगाए आरोप गलत साबित हुए, इसलिए हम लड़ेंगे। हम कानून का सम्मान करते हैं, हमें न्याय मिलेगा। लेकिन कर्नाटक में बीजेपी के पुराने नेता, राज्यसभा के सांसद लहर सिंह ने कहा कि डीके शिव कुमार का सिद्धारमैया के साथ खड़े होने का दावा सिर्फ दिखावा है, नकली है। लहर सिंह ने कहा उनके पास इस बात की पक्की जानकारी है कि कांग्रेस में कई लोग इस इंतजार में बैठे हैं कि सिद्धारमैया इस्तीफा दें और वो उनकी जगह मुख्यमंत्री बनने का दावा पेश करें। जो माननीय राज्यपाल पर राज्य सरकार ने जो दबाव बनाया है, उनको धमकाने की कोशिश की है, उनका अपमान करने की कोशिश किया है, इसके लिए मैं समझता हूं कि राज्य सरकार को अविलंब और कांग्रेस पार्टी को भी राज्यपाल से क्षमा मांगनी चाहिए। ये मेरी मांग है। सिद्धरामैया जी को तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। लीगल फाइट इस्तीफा देने के बाद भी की जा सकती है और ये उन रिजेक्शन देना या नहीं देना ये उनका अपना है, लेकिन ये उसमें सत्ता में बने नहीं रह सकते हैं। और मैं दूसरी एक बात और कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी में ही 3-4 लोग तैयार बैठे हैं शपथ ग्रहण करने के लिए। तो मैं समझता हूं कि हमारी मांग के बिना भी कांग्रेस में आंतरिक दबाव इतना बढ़ेगा कि उनको तुरंत शाम तक इस्तीफा देना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। लहर सिंह की बात को कर्नाटक के मंत्री रामालिंगा रेड्डी ने खारिज कर दिया। रामालिंगा रेड्डी ने कहा, अभी तो सिर्फ सिंगल बेंच ने राज्यपाल के फैसले को सही ठहराया है। सिद्धारमैया पर आरोप अभी साबित नहीं हुए हैं। उन पर करप्शन का कोई आरोप इतने लंबे पॉलिटिकल करियर में कभी नहीं लगा, इसलिए पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है। He is a clean and chief minister. We don't find a chief minister like this. सिद्धारमैया साफ सुथरी छवि के मुख्यमंत्री हैं। हमें ऐसा मुख्यमंत्री नहीं मिलेगा। अब सिंगल बेंच ने राज्यपाल के फैसले को सही ठहराया है, लेकिन डबल बेंच है, फुल बेंच है, सुप्रीम कोर्ट है। हम लड़ेंगे। बीजेपी के लोग सबसे भ्रष्ट हैं। सिर्फ देश में नहीं, दुनिया में सबसे भ्रष्ट लोग बीजेपी के हैं। उन्हें सिद्धारमैया से इस्तीफा मांगने का नैतिक अधिकार नहीं है। पूरी कांग्रेस ही नहीं, कैबिनेट, सारे विधायक और हाईकमान सिद्धारमैया के साथ खड़े हैं। लेकिन कोर्ट का फैसला मुख्यमंत्री के खिलाफ आने के बाद बीजेपी अब सड़कों पर उतर गई है। हुबली में आज सिद्धारमैया के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया। कर्नाटक असेंबली में विपक्ष के उपनेता अरविंद वेल्लद ने प्रोटेस्ट का नेतृत्व किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मांग की कि सिद्धारमैया को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने कहा कि बीजेपी पर पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी का आरोप लगाकर सिद्धारमैया अब बच नहीं सकते। मुख्यमंत्री को कोर्ट के फैसले को मानकर तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो बीजेपी कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में प्रोटेस्ट करेंगे। भ्रष्ट कांग्रेस सरकार के खिलाफ पिछले 2-3 महीनों से लगातार हम लोग आंदोलन कर रहे थे, लेकिन हर बार मुख्यमंत्री जी कुछ भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है हमारा, ऐसे हमारे ऊपर आरोप कर रहे थे। लेकिन माननीय राज्यपाल जी जो सैंक्शन प्रोसिक्यूशन के लिए सैंक्शन दिए थे, उसके खिलाफ भी भड़का रहे थे मुख्यमंत्री जी खुद। लेकिन आज राज्य के उच्च न्यायालय
कर्नाटका हाई कोर्ट आज के जजमेंट में क्लियरली बताया है, जो भी राज्यपाल ने निर्णय लिया है वो पूरा सही है। सो मुख्यमंत्री जी को ये जजमेंट को मानते हुए तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन आजकल के जमाने में कोई मुख्यमंत्री करप्शन के इल्जाम लगने के बाद इस्तीफा नहीं देता। केस चलने की परमिशन मिल गई इसलिए सिद्धरमैया इस्तीफा दे देंगे, इसकी उम्मीद भी किसी को नहीं करनी चाहिए। आजकल तो मुख्यमंत्री महीनों महीनों जेल में रहते हैं पर इस्तीफा नहीं देते, मौके का इंतजार करते हैं। कर्नाटक में ऊपर से यह दिखाई दे रहा है कि यहां बीजेपी के नेता बड़े खुश हैं, सिद्धरमैया फंस गए हैं, अब उनके सिर पर तलवार लटकी रहेगी। लेकिन यह खुशी दिखावटी है, बीजेपी को इससे कुछ नहीं मिलने वाला। असली खुशी तो डीके शिव कुमार को होगी। सिद्धरमैया अगर गए तो उन्हीं का नंबर आएगा। शिव कुमार कब से मुख्यमंत्री बनने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और यह कोई सीक्रेट नहीं है कि कर्नाटक में कांग्रेस डीके शिव कुमार की लीडरशिप में चुनाव लड़ी थी। कांग्रेस की चुनाव की रणनीति, कैंपेन और पैसा सब डीके शिव कुमार का था। राहुल गांधी ने डीके शिव कुमार को चीफ मिनिस्टर बनाने का वादा भी किया था, लेकिन चुनाव के बाद सिद्धरमैया अड़ गए। कांग्रेस को पार्टी में टूट का डर था, इसलिए डीके शिव कुमार को लोकसभा चुनाव तक इंतजार करने के लिए कहा गया। अब लोकसभा चुनाव भी बीत गया, लेकिन सिद्धरमैया अपनी कुर्सी पर बने हुए हैं। अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद डीके शिव कुमार की उम्मीद फिर जगी होगी, लेकिन सिद्धरमैया ने घाट घाट का पानी पिया है, उन्हें हटाना इतना आसान नहीं होगा। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। यूपी में अखिलेश यादव को आज फिर एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ा, क्योंकि अब समाजवादी पार्टी के नेता नकली नोटों का इंटरनेशनल गैंग चलाने के इल्जाम में पकड़े गए। पुलिस ने कुशीनगर में नकली नोटों को चलाने वाले अंतर्राष्ट्रीय गैंग के 10 मेंबर्स को पकड़ा। इनमें समाजवादी पार्टी के 2 नेता भी शामिल हैं। आरोपियों के पास से 5,62,000 के जाली नोटों के अलावा स्कैनर, नकली नोट छापने का सामान भी बरामद किया गया। गिरफ्तार किए गए लोगों के कब्जे से पुलिस को 10 तमंचे, 30 कारतूस, 13 मोबाइल फोन, 26 फेक सिम कार्ड, 10 फर्जी आधार कार्ड, 10 एटीएम कार्ड, 8 लैपटॉप और 4 बम भी मिले हैं। पुलिस का कहना है कि नकली नोट छापने वाले इस गैंग का सरगना रफीक खान उर्फ बबलू है। कुशीनगर के तमकुही राज इलाके का रहने वाला रफीक खान समाजवादी पार्टी का नेता है। समाजवादी पार्टी की लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव है। इसके अलावा नकली नोटों का गैंग चलाने के आरोप में गिरफ्तार नौशाद खान भी समाजवादी पार्टी से कनेक्टेड है। इस केस में पुलिस ने रफीक और नौशाद के अलावा मोहम्मद रफी अंसारी, औरंगजेब, शेख जमालुद्दीन, नियाजुद्दीन, रेहान खान, हाशिम खान, सिराज हशमती और परवेज इलाही को भी गिरफ्तार किया है। इस गैंग के मेंबर्स के ऊपर 36 केस दर्ज हैं। इनमें से सबसे ज्यादा 11 केस समाजवादी पार्टी के नेता रफीक खान के ऊपर पहले से ही दर्ज है। हालांकि जब पुलिस ने इन्हें कैमरों के सामने पेश किया तो सारे आरोपी अपने पैरों पर खड़े होने की स्थिति में नहीं थे। व्हील चेयर पर थाने से बाहर लाए गए और सब के सब हाथ जोड़कर माफी मांग रहे थे कि इस बार माफ कर दो, अब गलती नहीं करेंगे। कप्तान साहब माफ करें, अपराधियों का साथ नहीं देंगे, अपराधियों का साथ नहीं देंगे, माफ करें, माफ करें, माफ करें, माफ करिए कप्तान साहब, माफ करिए। कुशीनगर के एसपी संतोष मिश्र ने बताया कि नकली नोटों का कारोबार करने वाला यह गैंग लंबे वक्त से एक्टिव था। ये लोग असली नोटों की गड्डी में नकली नोट डालकर मार्केट में सर्कुलेट करते थे। पुलिस के मुताबिक इस गैंग के मेंबर ऐसे अपराधी भी हैं जो इलाके के लोगों को डरा धमकाकर अवैध वसूली करते थे, लोगों की जमीनों पर कब्जे करते थे। इन आरोपियों के खिलाफ धमकाने, धोखाधड़ी करने और गैर कानूनी हथियार रखने के केस दर्ज हैं। जाली नोटों में डील करने वाले एक गैंग को बस्ट किया गया है, जिसमें टोटल 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से 5.5 लाख से भी ज़्यादा जाली नोट वो बरामद हुआ है। 1 लाख से ज़्यादा नगद कैश बरामद हुआ है।
10 तमंचे इनके पास से मिले हैं, 30 जिंदा कारतूस मिले हैं, 12 यूज्ड कारतूस मिले हैं। इसके अलावा काफ़ी संख्या में सिम कार्ड, लैपटॉप वो बरामद हुआ है। इनके पास से 4 सुतली बम भी बरामद हुआ है। इस गैंग के जो टोटल 10 सदस्य हैं, मोहम्मद रफ़ीक खान उर्फ बबलू खान, तमकुही राज का रहने वाला, औरंगजेब उर्फ लादेन, नौशाद खान, मोहम्मद रफ़ी अंसारी, शेख जमालुद्दीन, नियाजुद्दीन, रेहान खान, हासिम खान, शिराज हसमती और परवेज़ इल्लाही, ये सभी एक शातिर किस्म के इसमें कई बदमाश हैं जो कि जाली नोटों के कारोबार में डील करते हैं और साथ ही साथ जो अवैध असला है इसका इस्तेमाल करके लोगों को डराना धमकाना, जो ज़मीनें हैं उनको अपने नाम लिखवा लेना, फर्जी मुकदमे लिखवा के, ये सभी चीज़ें करते हैं। जैसा मैंने पहले आपको बताया कि नकली नोटों के इस गैंग का मास्टरमाइंड रफ़ीक खान समाजवादी पार्टी की लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव है। रफ़ीक खान की अखिलेश यादव के साथ बहुत सारी तस्वीरें भी हैं। नकली नोटों के इस गैंग का एक और मेंबर नौशाद खान भी समाजवादी पार्टी से जुड़ा है। वो सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव था और अखिलेश यादव के साथ उसकी रील वायरल है। नौशाद खान और अखिलेश यादव की ये तस्वीर समाजवादी पार्टी की कल्चरल सेल के राष्ट्रीय अधिवेशन की है। यहाँ मंच पर अखिलेश के साथ नौशाद खान नजर आ रहा है। आरोपी नौशाद खान ने सोशल मीडिया पर शिवपाल के साथ वाली एक तस्वीर भी पोस्ट की हुई है। इसीलिए जब इन लोगों की गिरफ्तारी हुई तो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पूछा, ज्यादातर पकड़े गए अपराधियों का कनेक्शन समाजवादी पार्टी से ही क्यों जुड़ता है? अखिलेश यादव को इस पर सोचना चाहिए। हर मामले में सपा नेता क्यों आ रहे हैं? अयोध्या में रेप कांड में सपा नेता, कन्नौज में रेप कांड में सपा नेता, मऊ के रेप कांड में सपा नेता, अब नकली नोट वाले में भी सपा नेता। हर काम सपा नेता करते हैं। दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग धरती पर देश के दुश्मन हैं, समाज के दुश्मन हैं। इन लोगों को तो तत्काल गिरफ्तार करके इनको सीधे जेल में भेजने की जमानत नहीं होनी चाहिए ऐसे लोगों की। अब मैं आपको इस मामले में समाजवादी पार्टी का पक्ष सुनवाता हूं। समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि लोकसभा चुनाव में हार के बाद से ही योगी सरकार बौखला गई है, इसलिए फर्जी मुकदमों में फंसाकर समाजवादी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, पुलिस के दावों पर आंख बंद करके यकीन नहीं किया जा सकता। पुलिस कुछ भी कर सकती है, किसी को भी अपराधी बता सकती है। केवल पुलिस के आधार पर कोई बात कहना उचित नहीं है। ऐसा है, ये भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी का भूत सवार है, डर है, दहशत है और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से घबराई हुई है। उसको पता है कि समाजवादी पार्टी की, पीडीए की ताकत दिनों दिन बढ़ती जा रही है और आने वाला जो चुनाव है, चाहे हमारा उपचुनाव है, 10 चुनाव होने हैं प्रदेश में विधानसभाओं के, और चाहे आने वाला चुनाव हमारा 27 होगा, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सफाया हो जाएगा और उसकी जमीन खत्म हो गई है। अवधेश प्रसाद सिंह का दर्द समझा जा सकता है। जो 10 बाई इलेक्शन होने हैं उनमें उनका बेटा मिल्कीपुर विधानसभा सीट से बाई इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहा है, दावेदार है, लेकिन कल ही उसके खिलाफ किडनैपिंग और जान से मारने की धमकी का केस दर्ज हुआ। अवधेश प्रसाद सिंह उसका बचाव नहीं कर सकते क्योंकि सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है, इसलिए वो पीडीए की बात कर रहे हैं और बीजेपी पर समाजवादी पार्टी के नेताओं को बदनाम करने का इल्जाम लगा रहे हैं। लेकिन असली परेशानी अखिलेश यादव की है। वो करें तो क्या करें? रेप के मामले हों, नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का केस हो, डकैती या नकली नोटों का केस हो, जो भी अपराधी पकड़े जा रहे हैं उनका कनेक्शन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से निकलता है। नकली नोटों का इंटरनेशनल गैंग चलाने वाले रफीक और नौशाद का सोशल मीडिया प्रोफाइल भी समाजवादी पार्टी का है और ये प्रोफाइल पहले से है,
ये कोई पुलिस ने नहीं बनाया। रफीक को लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव योगी आदित्यनाथ ने तो नहीं बनाया। इसीलिए इस मामले में अखिलेश खामोश हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के बाकी नेता बोल रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी के नेता एक और मसला उठाएंगे, एक और एनकाउंटर को इशू बनाएंगे, क्योंकि आज यूपी में जिस अपराधी का एनकाउंटर हुआ वो मुसलमान है। समाजवादी पार्टी के नेताओं को अब यह कहने का मौका मिलेगा कि वो एक मुसलमान है, इसलिए एनकाउंटर हुआ। असल में यूपी की स्पेशल टास्क फोर्स ने गाजीपुर में 1 लाख के इनामी शराब तस्कर मोहम्मद जाहिद को ढेर कर दिया। मोहम्मद जाहिद पर 19 अगस्त को बाड़मेर एक्सप्रेस में आरपीएफ के 2 जवानों की हत्या का आरोप है। उसने पुलिस के इन 2 जवानों की हत्या करके उनके शव चलती ट्रेन से फेंक दिए थे। यूपी पुलिस ने मोहम्मद जाहिद पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था। इस मामले में मोहम्मद जाहिद समेत कुछ 5 लोगों को आरोपी बनाया गया है। 4 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन जाहिद फरार था। कल रात गाजीपुर पुलिस को खबर मिली कि मोहम्मद जाहिद जिले में देखा गया है। इसके बाद स्पेशल टास्क फोर्स की टीम बुलाई गई। एसटीएफ और लोकल पुलिस ने गाजीपुर के मोहम्मदपुर और खुशीनगर के बीच के इलाके में नाकेबंदी करके लोगों की तलाशी शुरू कर दी। देर रात जब जाहिद दिखा तो पुलिस ने उसे रुकने के लिए कहा। वो फायर करते हुए भागने लगा। जवाबी फायरिंग में जाहिद घायल हो गया और हॉस्पिटल पहुंचने से पहले उसकी मौत हो गई। बाड़मेर एक्सप्रेस में आरपीएफ के 2 जवानों के हत्याकांड के मामले में यह पहला एनकाउंटर नहीं है। इससे पहले भी पुलिस ने 2 एनकाउंटर किए थे, लेकिन पहले 2 एनकाउंटर में आरोपी घायल हुए थे, उनकी जान नहीं गई थी। 21 सितंबर को पुलिस के साथ मुठभेड़ के बाद रवि नाम का बदमाश गिरफ्तार हुआ था। रवि पर 50,000 का इनाम था। रवि भी बिहार के भोजपुर जिले का रहने वाला है। आरपीएफ के जवानों की हत्या के मामले में पुलिस को रवि की भी तलाश थी। गाजीपुर के एसपी इरज राजा ने बताया कि 19-20 अगस्त को बाड़मेर एक्सप्रेस गाजीपुर के गहमर इलाके से गुजर रही थी। तभी शराब के स्मगलर जाहिद और रवि ने आरपीएफ के जवानों प्रमोद और जावेद खान पर हमला किया था और दोनों को मारकर ट्रेन से बाहर फेंक दिया था। तब से ही स्पेशल टास्क फोर्स और गाजीपुर की लोकल पुलिस इन अपराधियों को खोज रही थी। 19-20 अगस्त की रात को एक घटना हुई थी बाड़मेर गुवाहाटी एक्सप्रेस में, जिसमें 2 आरपीएफ के जवान प्रमोद और जावेद दोनों की बहुत ही निर्शंस तरीके से शराब तस्करों ने हत्या कर दी थी और हत्या करने के उपरांत उनके शव रेलवे ट्रैक पर फेंक दिए थे। ये घटना थाना गहमर क्षेत्र में हुई थी। तब से ही लगातार एसटीएफ और हमारी जनपद की पुलिस एवं जीआरपी सभी लोग संयुक्त रूप से इस पूरे गैंग पर काम कर रहे थे। इनके 4 लोगों को पहले पूर्व में जेल भेजा गया था, जिसमें एक के साथ मुठभेड़ के उपरांत घायल हुआ था। इसके बाद एक व्यक्ति और भेजा गया और अभी हाल ही में एक 50,000 इनामी बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई थी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हुआ था। आज सूचना प्राप्त हुई थी कि इसी में 1 लाख का एक इनामी है, सोनू उर्फ जाहिद, जो कि फुलवारी शरीफ पटना का रहने वाला है। और आज इसकी मूवमेंट की सूचना प्राप्त हुई थी। जब इसके मूवमेंट को ट्रेस करके पुलिस संयुक्त रूप से पुलिस एसटीएफ यूनिट और जब यहाँ पर पहुँची तो इसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की, जिसमें 2 हमारे जवान घायल हुए हैं और जवाबी फायरिंग में इसको गोली लगी और अधिक रक्त बह जाने के कारण जब सबसे पहले इसको सीएससी पहुंचाया गया तो वहाँ से इसको अधिक रक्त बहने के कारण इसको फ़ौरन रेफ़र किया गया और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचने तक डॉक्टर्स ने इसको मृत्यु इसकी डिक्लेयर की है। अब मैं आपको इस मामले में मोहम्मद जाहिद के परिवार का पक्ष भी सुनवा देता हूं। मोहम्मद जाहिद पटना के फुलवारी शरीफ का रहने वाला था। यूपी पुलिस का दावा है कि जाहिद इनामी बदमाश है, लेकिन जाहिद के परिवार का कहना है कि वो तो सब्जी बेचकर आलू प्याज का कारोबार करके गुजर बसर करता था। पुलिस ने उसको घर से उठाया और यूपी ले जाकर एनकाउंटर कर दिया। जाहिद के पिता मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कहा उनका बेटा अपने परिवार से अलग रहता था, लेकिन वो किसी गलत धंधे में शामिल नहीं था। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कहा कि 2 दिन पहले यूपी पुलिस उनके घर आई थी, घर की तलाशी भी ली थी, लेकिन तब पुलिस ने यह नहीं बताया था कि वो इनामी बदमाश था या शराब की तस्करी करता था। सब्जी बेचता था। अच्छा, क्या हुआ उसके तो इसको ये लोग कहें कि कुछ नहीं, सब्जी बेचता था, कोई नाजायज काम था नहीं इसके पास।
अपना साग सब्जी बेच के रहता था। यही फर्क था कि शादी कर रही था अपना मर्जी से, अच्छा तो अपना रहता था किराया में। पुलिस आई, यूपी पुलिस यहाँ आई थी जी हाँ, कब? इतवार के रात में। क्या बोले? वो बोली कि सोनू और जाहिद जो है, एक के नाम है दोनों का, वो पुलिस के मर्डर केस है। फिर उससे तो कुछ बात नहीं हुआ। उसके बाद में निकलवाया गया, लड़का के निकलवाएंगे, लड़का के निकालो। तो इनकी घर तलाशी लेंगे हम ले सकते हैं, आप लीजिए, चलिए इंच इंच हम घर तलाशी दे देते हैं। पुलिस कह रही है कि वो शराब माफिया था। ना ये ना बोली से, हाँ ये सब कुछ इस तरह का आरोप लगा रही है। हाँ अब लगा रही है। ये सब गलत है या सही है? गलत है, जांच होनी चाहिए। हाँ एकदम जांच होना चाहिए। ये केस इसलिए गंभीर है कि अपराधियों ने 2 पुलिस वालों की हत्या की थी। जब भी कोई एनकाउंटर होता है तो पुलिस पर इसी तरह के इल्जाम लगते हैं। कोई कहता है मुसलमान था इसलिए मार दिया, कोई कहता है यादव था इसलिए उड़ा दिया, कोई कहेगा कि पुलिस बेलगाम हो गई, पुलिस को बेइंतहा पावर दे दी गई। लेकिन एक पक्ष पुलिस का भी होता है जिसको एनकाउंटर के बाद कोई नहीं सुनना चाहता। ये कोई नहीं देखता कि अपराधी कितना दुर्दांत था। कोई ये नहीं जानना चाहता कि अगर पुलिस उसका एनकाउंटर न करती तो वो और क्या क्या कर सकता था। कानूनन अगर पुलिस फेक एनकाउंटर करेगी तो पुलिस वालों को उम्र कैद हो सकती है, सजाए मौत भी हो सकती है। ये कानून ऐसा है जिसे हर पुलिस वाला जानता है, इसलिए कोई रिस्क नहीं उठाएगा। जिस अपराधी के बारे में पहले लोग कहते हैं कि उसे चौराहे पर लटका देना चाहिए, मांग करते हैं उसे तो फांसी की सजा होनी चाहिए, वही अपराधी जब एनकाउंटर में मारा जाता है तो यही लोग कानून की दुहाई देने लगते हैं। इसी तरह का मामला महाराष्ट्र के बदलापुर में भी हुआ है। वहां भी एनकाउंटर को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। बदलापुर में 4 साल की बच्चियों के साथ गलत हरकत करने वाला अक्षय शिंदे कल एनकाउंटर में मारा गया था। आज उसका पोस्टमार्टम हो गया, लेकिन अक्षय शिंदे के परिवार वालों ने एनकाउंटर को फर्जी बताकर शव लेने से इनकार कर दिया। एनकाउंटर की जांच के लिए हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल की गई है। महाविकास आघाड़ी के नेता भी इस मामले में लगातार पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं। इसलिए अब एनकाउंटर की जांच के लिए भी एडिशनल पुलिस कमिश्नर की लीडरशिप में 8 मेंबर्स की कमेटी गठित कर दी गई है। एनकाउंटर में एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर नीलेश मोरे को भी गोली लगी है। अक्षय को ले जा रही पुलिस टीम के इंचार्ज संजय शिंदे ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें एनकाउंटर कैसे हुआ, अक्षय शिंदे ने कैसे पुलिस की रिवॉल्वर छीनकर 3 फायर किए, इसकी डिटेल्स बताई गई हैं। लेकिन महाविकास आघाड़ी के नेताओं का आरोप है कि अक्षय शिंदे बदलापुर की घटना के कई राज जानता था। वो दूसरे लोगों के नाम बता सकता था जिन्हें पुलिस बचाने की कोशिश कर रही है। इसीलिए अक्षय शिंदे का मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। शरद पवार की एनसीपी के नेता जितेंद्र आव्हाड ने कहा, पुलिस वैन में कोई अपराधी पुलिस के रिवॉल्वर छीनकर पुलिस वालों पर हमला कर दे, इस कहानी पर कोई यकीन नहीं करेगा। यह एनकाउंटर फर्जी है, इसकी हकीकत सामने आनी चाहिए। अब इसको गाड़ी से कहीं लेके जा रहे थे और गाड़ी में ही इसकी हत्या की गई, और ये कहा जा रहा है कि सेल्फ डिफेंस के लिए पुलिस ने हत्या की। इसके हाथ में बेड़िया है, वो किसी आदमी का रिवॉल्वर कैसा छीन सकता है और कैसे फायर कर सकता है, और उसको बराबर सर पे गोली लगी है। ये इतना निम्बाच शूटर कौन था ये पुलिस में? पुलिस ने खुद को शक के दायरे में खड़ा कर दिया, खुद को। अक्षय शिंदे क्या को कुछ ज्यादा मालूमात थी, उसके लिए उसको मार दिया गया। अक्षय शिंदे कभी ना कभी ये खोल देगा कांड, इसलिए उसको मार दिया गया। ऐसे कई सवाल महाराष्ट्र के और देश के दिल में आएंगे। लेकिन इस मामले का एक दूसरा पक्ष भी है। महायुति के नेता पुलिस को शाबाशी दे रहे हैं। आज एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेताओं ने एनकाउंटर में घायल एपीआई नीलेश मोरे से हॉस्पिटल में जाकर मुलाकात की। बदलापुर में भी रेलवे स्टेशन पर मिठाई बांटी गई। शिंदे की पार्टी के कार्यकर्ता बैनर पोस्टर लेकर बदलापुर स्टेशन पहुंचे। इन पोस्टर्स में बदलापुर के बदला पूरा हुआ जैसे नारे लिखे हुए थे। स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां दी। ठाणे में भी शिवसेना ने अक्षय के मारे जाने का सेलिब्रेशन किया।
एकनाथ शिंदे के बेटे और शिवसेना के सांसद श्रीकांत शिंदे ने कहा, विपक्ष महाराष्ट्र का लॉ एंड ऑर्डर खराब करना चाहता है। पहले विपक्षी पार्टी के लोगों ने ही बदलापुर के लोगों को भड़काया, अब जब अक्षय शिंदे का एनकाउंटर हो गया तो उस पर भी सवाल उठा रहे हैं। श्रीकांत शिंदे ने कहा, कोई बड़ी बात नहीं कि विपक्ष के नेता अक्षय शिंदे के समर्थन में श्रद्धांजलि सभा भी करें। विपक्ष को अभी दूसरा कुछ बचा नहीं है। विपक्ष जो है लॉ एंड ऑर्डर महाराष्ट्र में कैसे खराब हो, उसके लिए बदलापुर में रेल रोको किया उन्होंने। बदलापुर में जो है पूरा लॉ एंड ऑर्डर उस दिन पूरा बिगाड़ने का काम किया, लोगों को भड़काने का काम किया। तभी वही लोग वहां पर चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि आरोपी को हमारे ताबे में दो, हम आरोपी को शिक्षा देंगे। आज आरोपी को जो है वो शिक्षा वहां पर मिली है। तो अभी आज इनको दुख हो रहा है कि जो आरोपी 4 साल की बच्ची पर अत्याचार कर रहा था, लोगों से मांग हो रही थी कि लोग हमें जो है आरोपी हमारे ताबे में दो, आज जहां पर आरोपी पुलिस पे फायरिंग कर रहा था, पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में फायरिंग की, तो अभी इनको दुख हो रहा है। मुझे लगता है कि ये दुख जो है विरोधियों को इतना दुख होगा कि आने वाले समय में वो श्रद्धांजलि सभा भी वो आरोपी के पक्ष में ले सकते हैं। लेकिन महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, बीजेपी और महायुति के नेता चुनावी फायदे के लिए इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। अगर सरकार के इरादे साफ हैं तो जो सवाल विपक्ष पूछ रहा है उन सवालों का जवाब सरकार क्यों नहीं देती। नाना पटोले ने कहा, इस केस में स्कूल मैनेजमेंट के लोगों को बचाया जा रहा है क्योंकि वो आरएसएस और बीजेपी से जुड़े हैं। अगर सरकार में दम है तो उनका एनकाउंटर करें। देखो, शर्म तो इनको आना चाहिए और लज्जा इनको ही आना चाहिए। और इनके पाप जो है, जो विपक्ष पे ढकलने की जो कोशिश कर रही है, ये गलत है। हम लोगों ने कल भी जो स्टेटमेंट दिया उसमें हमने प्रश्नार्थक जो मुद्दे खड़े किए, सरकार उसका जवाब नहीं देना चाहती। ये विषय राजनीति का हो नहीं सकता। सरकार अपने पाप को छुपाने के लिए इस तरह की राजनीति करते हैं तो गलत है। ये जो आरोपी अभी भी फरार है वो आरएसएस और बीजेपी के हैं, इसलिए उनको बचाया जा रहा है क्या? या अगर इनमें दम है तो उनको भी पकड़ के इसके। नाना पटोले ने जो सवाल उठाए उनका जवाब दिया उज्ज्वल निकम ने। उज्ज्वल निकम इस केस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं। उन्होंने कहा कि इस केस की चार्जशीट उन्होंने देखी है। अक्षय ने गुनाह किया था, इसके पूरे सबूत चार्जशीट में हैं। उसे सजा होती यह भी तय था। निकम ने कहा, जहां तक इस केस के दूसरे आरोपियों का सवाल है तो अक्षय शिंदे के एनकाउंटर से केस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरे आरोपियों को कोर्ट से सजा मिलेगी। अक्षय शिंदे के मामले में जो मेन आरोपी था, लेकिन उसके अलावा जो बाकी के आरोपी हैं उनके खिलाफ तो ट्रायल चलने वाले हैं। ऐसा नहीं है जिनके ऊपर आरोप लगा है। ये स्कूल में ये घटना हुई थी, स्कूल के जो हेडमास्टर जो ट्रस्टीज है, बाकी के लोग प्रिंसिपल है, उनके खिलाफ तो मुकदमा जाएगा ही। लेकिन अक्षय शिंदे के बाद से जो पुलिस के ऊपर जो हमले अभी कर रहे राजनीति नेता, वो मुझे लगता है कि बहुत गलत है। उज्ज्वल निकम ने जो कहा वो बात न्याय संगत है। एक अपराधी का एनकाउंटर हो गया, इसका मतलब यह नहीं कि बाकी आरोपी बच जाएंगे, उन पर तो केस चलेगा। लेकिन एनकाउंटर के इस मामले का सब अपने अपने हिसाब से राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे के लोग अपराधी के मारे जाने को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो गलत है। नाना पटोले कह रहे हैं कि सरकार में दम है तो बीजेपी और आरएसएस से जुड़े लोगों का एनकाउंटर करें। यानी उनकी प्रॉब्लम एनकाउंटर से नहीं है, पर एनकाउंटर अपराधी के बजाय सियासी लोगों का हो तो उन्हें ठीक लगेगा। ये कैसी बात है? राजनीति का ये खेल न शिंदे सेना के लिए अच्छा है न कांग्रेस के लिए। इस मामले की जांच की जा रही है। 8 मेंबर्स की कमेटी बनाई गई है। सबको उसकी रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में जूस बेचने वालों की, चाय नाश्ते की दुकान चलाने वालों की और रेस्टोरेंट ढाबा चलाने वालों की। इन सब लोगों को अब साफ सफाई का खास ध्यान रखना होगा। दुकान में सीसीटीवी लगाना होगा और इतनी संख्या में लगाना होगा कि जिससे दुकान या रेस्टोरेंट का हर हिस्सा कवर हो सके। जहां खाना बन रहा है उस एरिया का सीसीटीवी फुटेज ग्राहकों को दिखाना चाहिए। इसके साथ साथ खाना बनाने और परोसने वालों के लिए ग्लव्स पहनना और सिर पर कैप लगाना जरूरी होगा। दुकानदारों या रेस्टोरेंट मालिकों को दुकान के बाहर मालिक और मैनेजर का नाम, पता और फोन नंबर भी लिखना जरूरी होगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज से आदेश जारी किए हैं। मंत्रियों और अधिकारियों की मीटिंग में योगी ने कहा, जगह जगह से वीडियो आ रहे हैं जिसमें कोई तंदूर में डालने से पहले रोटी पर थूकता दिखाई दे रहा है, कोई जूस में यूरिन मिला रहा है, कोई थूक कर जूस परोस रहा है। ये विभत्स अपराध हैं। इस तरह की हरकतें लोगों की हेल्थ से खिलवाड़ के साथ साथ सामाजिक ताने बाने के लिए भी डेंजरस हैं। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। योगी ने अधिकारियों से कहा कि फूड डिपार्टमेंट के लोगों को खाने पीने की दुकानों और जूस कॉर्नर्स पर रेड की जानी चाहिए। जो लोग गंदे तरीके से खाना या दूसरी चीजें परोस रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लें। योगी को यह ऑर्डर इसलिए जारी करना पड़ा क्योंकि वेस्ट यूपी में पिछले कुछ दिनों से खाने पीने के सामान में थूक और यूरिन मिलाने के कई वीडियो सामने आए हैं और इससे लोगों में अच्छी खासी नाराजगी है। इसी तरह का केस शामली का है। एक जूस बेचने वाला का वीडियो सामने आया जिसमें जूस बेचने वाला जूस में थूक कर उसे ग्राहकों को पिलाता नजर आ रहा है। वीडियो शामली के फूल मार्केट का बताया जा रहा है। एक शख्स ठेले पर जूस निकाल रहा है। वो बार बार जूस की मशीन में थूकता है और उससे निकलने वाले जूस को ग्लास में कलेक्ट करके लोगों को दे रहा है। इस जूस वाले की घिनौनी करतूत पास की दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने आसिफ नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसी तरह की घटना 13 सितंबर को दिल्ली और गाजियाबाद के बीच लोनी बॉर्डर पर सामने आई थी। लोनी में इंदरपुरी पुलिस चौकी के पास जूस के एक शॉप में एक दुकानदार पर जूस में यूरिन मिलाकर बेचने का इल्जाम लगा। असल में 13 सितंबर को कुछ लोग लोनी के खुशी जूस एंड शेक कॉर्नर पर जूस पीने पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि दुकान पर काम करने वाले युवक आमिर ने यूरिन मिलाकर जूस पिलाया। आरोप लगाने वालों ने आमिर की पिटाई की। हंगामा बढ़ा तो पुलिस आई। पुलिस ने दुकान की तलाशी ली जहां से एक प्लास्टिक कैन में करीब 1 लीटर पीले रंग का लिक्विड मिला। शुरुआती जांच में पुलिस ने भी इसे यूरिन बताया और अब सैंपल को जांच के लिए भेजा गया है। जूस में यूरिन मिलाने, रोटी पर थूकने की घटनाओं से लोगों में गुस्सा है। ऐसी घटनाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने के लिए लोनी में महापंचायत बुलाई गई। इसमें सरकार से इस तरह की हरकतें करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेने की मांग की गई। लोगों ने कहा, जो लोग दूसरों का धर्म भ्रष्ट करते हैं उन्हें फांसी होनी चाहिए। बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि मुस्लिम समाज को खुद अपनी पंचायत बुलाकर ऐसी हरकतें करने वालों के खिलाफ फतवा जारी करना चाहिए। जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठी आए हैं, उनके साथ कठमुल्ले आए हैं, उन्होंने देश में जहर घोलने का काम किया है। इसलिए उनके लिए चैलेंज है और ये समाज के सब लोगों के लिए कहा है कि भाई सब लोग 7 दिन के अंदर एक पंचायत करके उन लोगों को फतवा जारी करें कि उनको मृत्युदंड होना चाहिए। ये समाज मांग करे, मुस्लिम चुप क्यों है? समाज का अपमान हो रहा है, पेशाब पिला दिया जा रहा है। तो एक कांग्रेस सपा के लोग पेशाब पी सकते हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर ये लौनी क्षेत्र वो क्षेत्र है जिसने तैमूर को खदेड़ा, मुगलों का सफाया किया, अंग्रेजों का सफाया किया। तो 1857 की क्रांति का ये क्षेत्र है। क्षेत्र ने जो निर्णय लिया है उनके लिए मेरी जान हाजिर है। लौनी में शुरुआत हो और देश भर के मुसलमान आगे आए। क्या वो इसके लिए यहाँ बैठे हैं कि बेटियों को काट दे, बलात्कार कर दे, नाम बदल के लव जिहाद करें, थूक दें, उसमें पेशाब कर दे, लैट्रिन डाल दें? तो ऐसे राक्षसों का वो मृत्युदंड का फतवा जारी नहीं करना चाहिए। तो ये समाज ने कहा है और ये अंतिम है। लौनी वाले दूसरा मौका नहीं देते। खाने पीने की चीजों में मिलावट एक गंभीर अपराध है। यूरोप के किसी देश में या अमेरिका में तो कोई सोच भी नहीं सकता कि दूध में, खाने पीने के सामान में, जूस में, सब्जी में मिलावट की जा सकती है। ऐसे अपराधों के लिए वहां कानून भी बहुत सख्त है। लेकिन खाने में थूक डालना, यूरिन मिलाना, यह तो एक विकृत मानसिकता का परिचायक है, एक तरह की मैडनेस है। यह सिर्फ खाने पीने में मिलावट का मामला नहीं है, यह समाज में नफरत फैलाने की साजिश का हिस्सा है। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि उसमें थूक मिलाने वालों के खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया जाना चाहिए। इसको लेकर लोगों की नाराजगी स्वाभाविक है। इस तरह की घिनौनी हरकत करने वालों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और योगी आदित्यनाथ ने अच्छा किया, खाने पीने के सामान की शुद्धता और साफ सफाई को लेकर कड़े निर्देश दिए। इससे लोगों का गुस्सा कम होगा, लोगों में विश्वास बढ़ेगा। आज संभाजी नगर में इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के चीफ मौलाना तौकीर रजा ने सरकार के खिलाफ
जमकर बयानबाजी की, दिल्ली कूच करने की धमकी दी। असल में कल संभाजी नगर से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता इम्तियाज जलील ने हजारों रिपोर्टर्स के साथ तिरंगा लेकर मुंबई की तरफ मार्च किया था, लेकिन उन्हें मुलुंड नाके पर रोक दिया गया। इससे इम्तियाज जलील के सपोर्टर्स भड़क गए। फिर जमकर नारेबाजी हुई, हंगामा हुआ। कुछ लोगों ने नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर, सर तन से जुदा जैसे नारे भी लगाए। इसके बाद इम्तियाज जलील ने वहीं पर एक तकरीर की। उन्होंने कहा कि कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर यहां आए, उनका मेमोरेंडम लें, वरना वो और उनके हजारों सपोर्टर रात भर वहीं रुकेंगे, इंतजार करेंगे। इसके बाद ठाणे के कलेक्टर मौके पर पहुंचे, इम्तियाज जलील से मेमोरेंडम लिया, जिसके बाद इम्तियाज जलील वहां से निकल गए, प्रोटेस्ट को सस्पेंड कर दिया। हालांकि कुछ सपोर्टर्स इसके बाद भी वहां रुके रहे, जिन्हें पुलिस ने हटाने की कोशिश की, और जब वो नहीं माने तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया। अब मुलुंड नाके के कल के वीडियोस को सोशल मीडिया पर खूब सर्कुलेट किया जा रहा है। इसे मुसलमानों की ताकत का सबूत बताया जा रहा है, और कुछ मौलाना इसका हवाला देकर कह रहे हैं कि मुसलमानों को सरेंडर नहीं करना है, लड़ना है, सब एकजुट होंगे तो हर सरकार उनके सामने झुकेगी। आज संभाजी नगर में इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के चीफ मौलाना तौकी रजा ने कहा, देश में 30 करोड़ मुसलमान हैं, अगर 1% भी हाथ में तिरंगा लेकर सड़क पर आ गए, दिल्ली की तरफ बढ़ गए, तो नरेंद्र मोदी की हुकूमत को उनकी ताकत का अंदाजा हो जाएगा। मौलाना तौकी रजा ने कहा कि मुसलमान लगातार बर्दाश्त करते आए हैं, लेकिन अगर सब्र का बांध टूट गया तो नतीजा कुछ भी हो सकता है। हम 20 करोड़ है या 30 करोड़ है इस बात में नहीं जाता। हम जितने भी हैं, अगर सिर्फ 1% घर से निकल आए, दिल्ली कुछ करने का ऐलान किया, हाथ में तिरंगा लेकर अपने मुल्क की मोहब्बत का इजहार करते हुए, नरेंद्र मोदी जब तक इस्तीफा नहीं देगा तब तक धरना खत्म नहीं किया जाएगा। बताओ ठीक है क्या? नरेंद्र मोदी से हमारी नफरत इसलिए नहीं है कि वो मुसलमानों का दुश्मन है, नरेंद्र मोदी से हमारी नफरत इसलिए है कि वो हमारे देश को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है, और जो हमारे देश को नुकसान पहुंचा रहा है उसे किसी कीमत पर सच्चा मुसलमान जो अपने वतन से मोहब्बत करता है बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन हमारे सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है। अगर ये पैमाना छलक गया तो नतीजे बहुत खराब हो सकते हैं। सरेंडर नहीं करना है। तौकी रजा इम्तियाज जलील के जुलूस का हवाला दे रहे हैं, लेकिन मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, दिल्ली चलो की कॉल दे रहे हैं, मरने मारने की बातें कर रहे हैं। लेकिन मैं मौलाना तौकी रजा को बताना चाहता हूं कि उलेमा का, मौलाना का, बुजुर्गों का फ़र्ज़ कौम को भड़काना नहीं, उन्हें शांत करना होता है, काबू में रखना होता है, और उन्हें इस मामले में इम्तियाज जलील से कुछ सीख लेना चाहिए। इम्तियाज जलील के साथ हजारों सपोर्टर्स थे, वो गुस्से में भी थे, लेकिन इम्तियाज ने बात बिगड़ने नहीं दी, उन्होंने लोगों को भड़काया नहीं, कलेक्टर को मेमोरेंडम दिया और प्रोटेस्ट खत्म कर दिया। वो चाहते तो उधम मचा सकते थे, कुछ ऐसी डिमांड्स रख सकते थे जिसके आगे लगता कि सरकार झुक गई। जो लोग उनके साथ थे उनमें गुस्सा भी था, लेकिन इम्तियाज ने अपनी ताकत दिखाई और अपनी बात पर कायम रहे, हालात पर काबू रखा। लोकतंत्र में प्रोटेस्ट का यह तरीका अच्छा है। आज हरियाणा में कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री पद का एक तीसरा दावेदार सामने आया। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा के साथ साथ वो खुद भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। सुरजेवाला के बेटे और कैथल सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार आदित्य सुरजेवाला ने तो कल ही कह दिया था वो चाहते हैं कि उनके पिता मुख्यमंत्री बने। आज रणदीप ने भी कह दिया कि मुख्यमंत्री बनने की इच्छा उनकी भी है, और इसमें गलत क्या है? देखिए, ऐसा है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा हर आदमी की आकांक्षा है। शैलजा जी भी बनना चाहेंगे, क्यों नहीं, मेरी बड़ी बहन है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी बनना चाहेंगे। हम तीनों के अलावा कोई और साथी का भी राइट हो सकता है, और आप प्रजातंत्र है ना,
आखिर में ये निर्णय राहुल गांधी जी और खड़गे साहब करते हैं। जो वो निर्णय करेंगे वो हम सबको स्वीकार्य होगा। कल तक तो हरियाणा में कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री पद के 2 दावेदार थे। ये दिखाई दे रहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा मुख्यमंत्री पद को लेकर आपस में टकरा रहे हैं। लेकिन आज रणदीप सुरजेवाला ने अपनी दावेदारी सामने रख दी। मोटी सी बात यह कि कांग्रेस के इन सारे नेताओं को लग रहा है कि इस बार जीत पक्की है, इसलिए सब अपना अपना दांव खेल रहे हैं। वो भी जानते हैं कि मुख्यमंत्री बनने का यही मौका है, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसी को कहते हैं एक अनार 100 बीमार।